नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पर, और ये टॉपिक जुड़ा हुआ है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आज की चर्चा में हम बात करेंगे ब्रेन ईटिंग अमीबा के बारे में, है ना। एक ऐसा अमीबा जो कि ब्रेन को यानी कि हमारे मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है, इसको नष्ट कर देता है। इसको कहा जाता है ब्रेन ईटिंग अमीबा। यह विषय क्यों चर्चा में है? दरअसल हाल ही में साउथ कोरिया यानी कि दक्षिण कोरिया के एक व्यक्ति में इस अमीबा के कुछ लक्षण दिखे, इस अमीबा के प्रभाव दिखे, और इस अमीबा के प्रभाव के कारण उसकी मृत्यु हो। ठीक है, तो आज की चर्चा में हम इस अमीबा के बारे में विस्तार से समझेंगे, जानेंगे कि आखिर इस अमीबा से संबंधित क्या कुछ सिम्टम्स हैं यानी कि लक्षण है, और इसके क्या कुछ ऐसे इम्पैक्ट होते हैं मानव के शरीर पर। ठीक है, आइए इसको हम विस्तार से समझते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको बताऊं, आगे हम इस पर विस्तार से बात करें, लेकिन इससे पहले यह जानना और समझना जरूरी है कि आखिर जिस अमीबा की हम चर्चा करने वाले हैं इसका वैज्ञानिक नाम क्या है ना। वैज्ञानिक नाम इसका होता है दोस्तों नाइग्लेरिया फॉलेरी, है ना। मैं लिख देता हूं नाइग्लेरिया फॉलेरी। ठीक है ना, ये इसका वैज्ञानिक नाम होता है, और साथ ही इसको PAM के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है ना, PAM का मतलब क्या होता है? प्राइमरी, P फॉर प्राइमरी, A फॉर अमीबा, और M फॉर हो जाएगा मेनिंगो इंसेफेलाइटिस। देखो यहां पर ध्यान रखना कि जैसे ही हमने यहां पर PAM की चर्चा की है, वैसे ही यहां पर एक जो टर्म आया है, एक जो शब्द आया है इंसेफेलाइटिस, प्राइमरी अमीबा मेनिंगो इंसेफेलाइटिस। इंसेफेलाइटिस का नाम आपने जरूर सुना होगा, जैसे JE जापानी इंसेफेलाइटिस। तो इंसेफेलाइटिस का मतलब क्या होता है? इसमें होता है कि सूजन, इन्फ्लेमेशन, या फिर आप कह सकते हैं कि मस्तिष्क में सूजन की स्थिति सामान्य तौर पर देखी जाती है। ठीक है, तो यह भी जो अमीबा है यह मानव शरीर के मस्तिष्क को प्रभावित, ठीक है, और यह मानव शरीर के मस्तिष्क में पहुंचता है, वहां पर जो ऊतक होते हैं उनको इंपैक्ट करता है, इफेक्ट करता है, और इसके बाद इससे संबंधित जो लक्षण है वो सामने आते हैं। क्लियर? तो हाल के समय में जो गतिविधि देखी गई है कि थाईलैंड में दक्षिण कोरिया का एक व्यक्ति गया हुआ था, वहां पर 2-3 दिन रहा या चाहे कितने भी रहा हो, वहां से फिर वो वापस आता है दक्षिण कोरिया, और वहां पहुंचने के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ समय के बाद जब उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, तब फिर इस बात का पता चलता है कि भाई यह जो व्यक्ति था यह इस अमीबा से ग्रस्त। और यहां पर देखना बहुत ही रोचक बात यह है कि इस अमीबा का प्रभाव इस तरीके से रहता है कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद ही इसके बारे में सामान्य तौर पर पता चल पाता। पहले से इसके बारे में पता ही नहीं चल पाता कि अच्छा इस कारण से व्यक्ति जो है मर रहा है या फिर उसकी स्थिति दयनीय हो रही है ना। तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब थोड़ा हमें यह समझने की आवश्यकता है कि आखिर जिस अमीबा की हम बात कर रहे हैं यह अमीबा कहां कहां पर पाया जा सकता है। ठीक है, इसकी उपस्थिति कहां पर देखी जाती है। तो दोस्तों यहां पर ध्यान रखना कि इसकी उपस्थिति सामान्य तौर पर जो गर्म जल निकाय हैं वहां पर ये देखे जाते हैं, है ना। गर्म जल निकाय का मतलब क्या हुआ? जैसे कि झील, झरने, नदी, नहर, है ना, यहां तक कि जो स्विमिंग पूल होता है, ठीक है, स्विमिंग पूल में भी, यहां तक कि जो आप नल का इस्तेमाल करते हैं, नल के पानी का इस्तेमाल करते हैं, वहां भी इनकी उपस्थिति पाई जा सकती है। बात समझ में आ रही है?
जो उद्योग और कल कारखानों से जो अपशिष्ट जल निकलता है, जो अनट्रीटेड वाटर निकलता है, उसमें भी इनकी उपस्थिति पाई जा सकती है। बात समझ आ रही है? जैसे कि आपने भूतापीय ऊर्जा में जल के इस्तेमाल की बात सुनी होगी कि जल का, गर्म जल का इस्तेमाल होता है, गर्म जल के स्रोत का इस्तेमाल किया जाता है भूतापीय ऊर्जा में। तो वो जो अनट्रीटेड वाटर होता है उसमें भी, है ना, उसमें भी यह जो अमीबा है इसकी उपस्थिति पाई जा सकती है। ठीक है, कई बार व्यक्ति क्या करता है कि अपना नाक साफ करने के लिए पानी से उसका इस्तेमाल करता है, नाक साफ करता है। तो वैसे में भी यदि कॉन्टेमिनेटेड वाटर है ना, दूषित जल है, और उससे वो किसी भी भूलवश वह नाक साफ करता है, तो उसके नाक के अंदर में जो श्लेष्मा झिल्ली होती है ना, म्यूकस मेम्ब्रेन उसे कहते हैं, उस श्लेष्मा झिल्ली के माध्यम से वह जो अमीबा है वह व्यक्ति के बॉडी में प्रवेश कर जाता है, शरीर में प्रवेश। और ये जो स्थान है, इन स्थानों पर यदि व्यक्ति जाता है, वहां पर नहाता है, स्विमिंग करता है, यानी तैरता है, तो इन सब जो जल निकायों की बात हम कर रहे हैं, यहां पर भी जब व्यक्ति जाता है तो उसके नाक के माध्यम से ही वह जो अमीबा है यह व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। और फिर यह आप यहाँ चित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि यह इसके नाक के माध्यम से ऊपर की ओर चला जाता है। और इसके बाद व्यक्ति में जो है एक तरीके से लक्षण उभरने लगते हैं। इसके कारण कौन कौन से लक्षण उभरने लगते हैं, इसको हम थोड़ा सा और विस्तार से समझ सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख भी दूंगा आगे वाली प्लेट में, इस फिगर से भी आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। सामान्य तौर पर देखो होता है इसमें क्या कि सिर दर्द जैसी स्थिति सामने आने लगती है, वोमिटिंग टेंडेंसी, उल्टी की स्थिति सामने आने लगती है ना, मस्तिष्क में एक तरीके से ऐंठन, गर्दन में ऐंठन की स्थिति सामने आने लगती है। व्यक्ति जो है हेलुसिनेशन की स्थिति फील करने लगता है। हेलुसिनेशन का मतलब क्या होता है कि एक भ्रम की अवस्था में आने लगता है, उसका मस्तिष्क काम नहीं करता है, वह एकदम शून्य की स्थिति में आने लगता है ना। तो ये जो स्टेजेस हैं इस बीमारी में ये सामने आते हैं। और जब हेलुसिनेशन या फिर मस्तिष्क एकदम शून्य की स्थिति में आने लगे, मस्तिष्क काम ही ना करे, उसे कुछ अता पता ना चले व्यक्ति को, तब फिर आप समझ सकते हैं कि उसके इस बीमारी में एकदम अंतिम स्थिति में वह प्रवेश करे। ठीक है ना। तो ये सब कुछ ऐसे लक्षण हैं जो कि इसमें, इस बीमारी में देखे जाते हैं। मैं यहाँ पर इन लक्षणों को लिख देता हूं ताकि आपको ध्यान में रहे। ठीक है ना। तो मस्तिष्क में दर्द, उल्टी, है ना, गर्दन में ऐंठन, है ना, भ्रम की स्थिति, ठीक है, मस्तिष्क शून्यता, बात समझ आ रही है ना। तो ये सब जो लक्षण है ये यहां पर निकल करके सामने आते। ठीक है। अब एक बात ये समझनी है कि भाई जब यह अमीबा नाक के जरिए प्रवेश करता है मनुष्य के शरीर में, तो फिर यह कहां पर जाकर करके सबसे अधिक अपना प्रभाव छोड़ता है। तो यहां पर ध्यान रखना कि यह जो आप एक चित्र में देख रहे हैं, ये जो मैंने गोल घेरा यहां पर लगाया है, ये जो चित्र आप यहां पर देख रहे हैं, ये कहलाता है ऑफ्लैक्टरी नर्व। या फिर इसे कहते हैं घ्राण तंत्र, है ना, जो कि नाक के ऊपरी हिस्से में रहता है और इसका जुड़ाव फिर मस्तिष्क के माध्यम से होता है। मस्तिष्क के नर्वस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से होता है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, उससे फिर बाद में इसका जुड़ाव होता है। ठीक है ना। तो यह जो अमीबा है यह इस क्षेत्र में इंपैक्ट करता है, देन फिर इससे आगे बढ़ता है। फिर जो मनुष्य के शरीर का जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, उसका जो जिस कवच से वह घिरा रहता है, सुरक्षा कवच से वह घिरा रहता है, उसको ये प्रभावित। और इसके बाद जो हमारे मस्तिष्क का जो अगला हिस्सा है, अग्रभाग है, इसको फिर ये इंपैक्टेड करता है। बात समझ में आ रही है ना। और इसके बाद क्या होता है कि सूजन, यानी कि इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इन्फ्लेमेशन।
ठीक है, इन्फ्लेमेशन की स्थिति देखी जाती। साथ ही जो गर्दन में दर्द की स्थिति हमने यहाँ पर चर्चा की इसके लक्षणों में, तो गर्दन में दर्द की स्थिति इसी सूजन के बाद में सामने आने लगी। बात समझ में आती है। और इसके बाद क्या होता है कि सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, सांस लेने में कठिनाई। और इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या हुआ कि जो एक समय लगता है इसको इस बॉडी में जाकर करके अपना विकास करने में और इम्पैक्टेड करने में, प्रभावित करने में जो इसको समय लगता है, वो मानकर चलिए कि 2 से 15 दिन, है ना, 2 से 15 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। और इसके बाद जो व्यक्ति है वह इससे बुरी तरीके से प्रभावित होता है, सांस लेने में कठिनाई होने लगती है और देन फिर अंततः उसकी मृत्यु की भी स्थिति भी सामने आ जाती है। बात समझ आ रही है ना? तो ये कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जो इससे जुड़ी हुई दिखती हैं। ठीक है, अब यहां पर फिर सवाल ये उठता है कि भाई क्या इससे बचाव करने के लिए कोई टीका है या फिर नहीं। तो दोस्तों यहां पर महत्वपूर्ण बात यह है कि इससे बचाव से संबंधित ऐसा कोई वैक्सीन वर्तमान में उपलब्ध नहीं। ठीक है, देखो सबसे पहले यह जो बीमारी है या फिर इस अमीबा से संबंधित जो ये बीमारी सामने दिख रही है, इस बीमारी के बारे में सबसे पहले अमेरिका में 1937 में कहा जाता है, माना जाता है कि वहां पर इसके बारे में सबसे पहले पता चला। हालांकि कुछ स्रोत ये भी बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले इसके बारे में जानकारी मिली थी 1960-65 के आसपास। लेकिन जो अधिकांश स्रोत हैं उनमें ये जानकारी मिलती है कि अमेरिका में सबसे पहले इस बीमारी के बारे में पता चला था कि इस तरीके से यह जो अमीबा है, यह अमीबा ऐसे ऐसे करके व्यक्ति के मस्तिष्क को प्रभावित करता है, मस्तिष्क में जो ऊतक हैं उन ऊतकों को नष्ट करता है, समाप्त कर देता है और इसके बाद जो व्यक्ति है वह मृत्यु की स्थिति तक में पहुंच सकता है। इसलिए तो इसको कहा गया है ब्रेन ईटिंग अमीबा, है ना। मस्तिष्क का जो पूरा तंत्र है उसको वो तहस नहस। बात समझ में आ रही है? तो ये चीजें यहां पर निकल करके सामने आती। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे कि किस तरीके से इस अमीबा के लक्षण और इस अमीबा के लक्षण के जो प्रभाव हैं वो किस तरीके से रिफ्लेक्ट होते हैं मनुष्य के मस्तिष्क पर। ओके, अब हम आगे देखें कि आखिर यह इससे संबंधित जब कोई टीका नहीं है तो क्या कोई इसका इलाज हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है ना। तो देखो यहां पर मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसी दवाएं हैं, कुछ ऐसे मेडिसिन हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है इसकी रोकथाम करने के लिए। सामान्य तौर पर वे कौन कौन सी दवाएं हैं उनके बारे में यदि हम जानें तो रिफैम्पिन, एजिथ्रोमाइसिन, है ना, ये सभी जो दवाएं हैं, फिर एम्फोटेरिसिन, ठीक है, ये सभी जो दवाएं हैं इनके कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है इस बीमारी से राहत पाने। ठीक है, हाल के समय में देखो ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वैज्ञानिकों से जब ये पूछा गया कि भाई इस अमीबा के प्रसार प्रचार के कंटेक्स्ट में आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या इस अमीबा के प्रसार के संदर्भ में अपना वक्तव्य देते हैं, अपनी बातें कहते हैं, तो वैज्ञानिकों का ये कहना है कि जब हाल के समय में जो वैश्विक तापन है इसमें दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, और वैश्विक तापन के कारण जो जल निकाय हैं जैसे कि नदी, झील, झरने, यहाँ पर भी जो तापमान है इनका तापमान भी बढ़ रहा है। और ये जो अमीबा है, ये अमीबा 46-47 डिग्री सेल्सियस तापमान तक में आराम से जीवन बसर कर सकते। तो ऐसे में इस तरीके के अमीबा के लिए यह तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही आरामगाह जैसी स्थिति हो जाती है ना। तो यह जो ग्लोबल वार्मिंग या फिर वैश्विक तापन जैसी संकट की स्थिति है, इसके कारण भी यह जो अमीबा है ये पनपने के लिए एक अपना खुला मैदान सामने देखता है ना। तो इससे संबंधित जो भी हमें उपाय हैं उसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है।
हालांकि ध्यान में रखिएगा कि यह जो अमीबा है ये सामान्य तौर पर जो हमने शुरू में चर्चा भी की कि यह केवल जो हॉट वाटर बॉडीज हैं, जो गर्म जल धाराएं, जल निकाय हैं, वहीं पर इनकी उपस्थिति सामान्य तौर पर देखी जाती है। इनकी उपस्थिति समुद्र में नहीं देखी जाती, लवणीय जल में इनकी उपस्थिति नहीं देखी जाती है। ये एक राहत वाली बात, ठीक है ना। तो वैज्ञानिकों ने एक अपना जो मंतव्य है वो दिया है कि हमें वैश्विक तापन जैसी समस्या के निदान पर इस लिहाज से भी ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। तो आज की चर्चा में हमने इस अमीबा से जो जुड़े हुए महत्वपूर्ण डायमेंशन से इस अमीबा से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण डायमेंशन थे, कैसे यह काम करता है, कैसे इससे संबंधित जो लक्षण है वह उभरते हैं और इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं हैं किस तरीके से ये हमारे मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाता है और फिर इससे निपटने के लिए क्या कुछ महत्वपूर्ण दवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है, इसके बारे में आज की चर्चा में हमने देखा और आइए इसी के आधार पर एक सवाल देख लीजिए। इस सवाल का जवाब अब कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही इजी सा सवाल है। ये सवाल क्या है कि चर्चा में रहा ब्रेन ईटिंग अमीबा की उपस्थिति कहां देखी जा सकती है। ऑप्शन है समुद्र, झील, स्विमिंग पूल, कूट है केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2 या फिर 1, 2 और 3। बहुत ही इजी सा सवाल है। इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में देने की कोशिश कीजिएगा। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।